नमस्कार। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जावा में टोकन्स क्या होते हैं। अब इस लेक्चर के थ्रू हम जान रहे होंगे कि जावा में डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर बात करें जावा में डाटा टाइप्स की, तो ये स्पेसिफिक टर्म होते हैं जिसके अंदर कुछ साइज होती है उसकी, और उसमें हम वेरिएबल के हेल्प से वैल्यू को मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन में। और डाटा टाइप डिफाइन अ डिफरेंट वैल्यू दैट वेरिएबल कैन टेक, यानी कि वेरिएबल ने जो भी वैल्यू ली है वो डाटा टाइप एक डिफाइन करता है। जो भी डाटा टाइप है वो स्पेसिफिक वैल्यू ही उस वेरिएबल को लेनी पड़ती है। तो अब हम देखेंगे कोड के हेल्प से कि डाटा टाइप कैसे काम करता है एक जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्लास हेलो का प्रोग्राम दिख रहा होगा। तो बेसिकली हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम नहीं है, मैंने जावा फाइल को हेलो से सेव किया है, इसीलिए क्लास का नाम भी हेलो है। जब भी हम जावा के किसी भी फाइल को या फिर कई प्रोग्राम को जिस नाम से हम सेव करेंगे .java से, तो जो भी हमारे फाइल का नाम होगा वो क्लास का नाम होगा एज इट इज। तो यहाँ पर हमने क्लास हेलो लिया है। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, अब पब्लिक क्या है? पब्लिक एक एसएस मॉडिफायर है और स्टैटिक क्या है? एक नॉन एसएस मॉडिफायर है। तो वाइड क्या करता है? जो कि ऑब्जेक्ट के बिना भी प्रोग्राम को चला सकता है। तो हमें प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट के बिना भी हमारा आउटपुट आने का काम जो करता है वो वाइड करता है एक्चुअली। और मेन क्या होता है? तो मेन मेथड होता है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट के अंदर जो भी हमारा आइडेंटिफायर है आर्गुमेंट, इसके अंदर हमारा मेथड आता है। तो यहाँ पर देखो int a = 12। तो int क्या है? अब int है हमारा डाटा टाइप। तो यहाँ पर int हमारा डाटा टाइप है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो int के अंदर int a = 12। अब int की वैल्यू क्या है? इंटीजर की वैल्यू 12 ली है हमने। अब ये क्या है? तो ये है जो भी हमारा वेरिएबल है उसका नाम है ये। अब वेरिएबल के अंदर हमने 12 को एडजस्ट किया है। तो यानी कि 12 वैल्यू हमने ली है वेरिएबल के अंदर। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर कहीं इनिशियलाइज कर सकते हैं हमारे डाटा टाइप को एक प्रोग्राम के अंदर। तो आपको समझ चुका होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हमने समझो फ्लोट लिया, फ्लोट भी एक डाटा टाइप है, तो वो हम आगे देखेंगे। फ्लोट ए, अब फ्लोट ए जब भी आप फ्लोट वैल्यू लेंगे तो उसके वैल्यू के अंदर आपको जो भी वैल्यू उसको इनिशियलाइज करोगे उसको बाद में यह लिखना होगा। वो वैल्यू तब आएगी। या फिर फ्लोट में अगर आप डायरेक्ट छोड़ दोगे वो वैल्यू, तो वो वैल्यू दिखाई नहीं देगी। क्योंकि ज़रूरी होता है कि फ्लोट वैल्यू जब भी आप इनिशियलाइज कर रहे हो या फिर डिनोट कर रहे हो तब आपको उस वैल्यू के बाद जावा प्रोग्राम में एफ लिखना पड़ता है। तो अब देखेंगे हम इसको रन करके कि ये वैल्यू हमें दिखाई देती भी है या नहीं। और चलो यहाँ पर हमने रन कर दिया इस प्रोग्राम को सिंपली। तो अब देखो हमारा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर देखो 12.0 यानी कि फ्लोट वैल्यू है ये। जब भी आप फ्लोट लिखोगे तो ये समझ लेगा 0.0 बाद में आएगा इसके, यानी कि पॉइंट में वैल्यू है इसके बाद। तो इसलिए फ्लोट को हम कभी भी इनिशियलाइज करते हैं उसके वैल्यू के बाद एफ लिख कर। तो आपको समझ चुका होगा कि जावा में हम डाटा टाइप कैसे इनिशियलाइज करते हैं बेसिकली। अब हमने डाटा टाइप को कैसे इनिशियलाइज करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर वो देख लिया। अब देखेंगे हम जावा में किस प्रकार के डाटा टाइप होते हैं। तो बेसिकली दो प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर। एक होते हैं प्रिमिटिव और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव के अंदर आते हैं हमारे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर आते हैं क्लास, एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, इंटरफेस। तो अब देखेंगे आगे कि प्रिमिटिव को हम प्रिमिटिव कैसे कहते हैं और नॉन प्रिमिटिव क्यों नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन एंड फ्लोट को क्यों प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहा जाता है।
So basically primitive data types in a Java are those data types who variable can store only one value at a time। यानी कि जो भी डाटा टाइप्स होते हैं उनके वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक ही वैल्यू एक वक्त पर हम स्टोर कर सकते हैं। यानी कि इन वेरिएबल के अंदर, डाटा टाइप्स के अंदर वेरिएबल की हेल्प से हम एक टाइम पर एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उन डाटा टाइप्स को हम क्या करते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। डाटा टाइप्स आर प्रीडिफाइंड, यानी कि ये जो डाटा टाइप होते हैं वो जावा में पहले से ही डिफाइन किए हुए होते हैं, यानी कि पहले से ही मेंशन होते हैं। अब इसके व्यतिरिक्त उन डाटा टाइप्स को हम कभी भी आइडेंटिफायर के रूप में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, या फिर हमारे कीवर्ड के रूप में हम कभी भी इनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रीडिफाइन होते हैं। जावा ने इन्हें अपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इनको डिफाइन किया हुआ होता है पहले से ही, कि जो डाटा टाइप हमारे होंगे वो आप कभी भी आइडेंटिफायर कहो या फिर नेम देने के लिए या फिर कहो कीवर्ड के लिए कभी भी यूज़ नहीं ला सकते। तो इसीलिए प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं वो पहले से ही डिफाइन किए हुए होते हैं। एंड प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर नॉट यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। तो ऑब्वियसली अगर पहले से ही डिफाइन डाटा टाइप्स है ये प्रिमिटिव, तो यूज़र इसे डिफाइन कर ही नहीं सकता। तो जो डाटा टाइप लिखे नहीं गए हैं या फिर कहे डिफाइन नहीं किए गए हैं, उन डाटा टाइप्स को यूज़र खुद लिख सकता है या फिर खुद आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं वो पहले से ही डिफाइन होते हैं, इसीलिए यूज़र इसे डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये हमें समझ में आया है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को पढ़ के। तो चलिए देखते हैं कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स यानी कि एक टाइम पर ही एक वैल्यू कैसे ले सकते हैं या फिर एक वैल्यू एक टाइम पर कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रोग्राम है हमारा, पहला ही प्रोग्राम फ्लोट का है, जिसके अंदर हमने फ्लोट में वैल्यू ली है डाटा टाइप की। अब इसको मैं इंटीजर कर देता हूँ, इंट। तो देखो, इंटीजर वैल्यू कभी भी फ्लोट को सपोर्ट नहीं करेंगी और फ्लोट की वैल्यू कभी भी इंटीजर को सपोर्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ पर देखो, पहले से जैसा था हमारा 12 था वैल्यू इंटीजर का, तो यहाँ पर देखो मैंने 1 ले लिया। अब यहाँ पर 1 ले लिया, बट यहाँ पर अगर मैं फिर से 2 भी कर दूँ तो ये रॉन्ग दिखा देगा। तो यही खासियत होती है जो भी हम आईडी डाउनलोड करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि हमें जगह पर एरर दिखाता है, उसी जगह एरर दिखाता है। तो हमें पता चलता है कि हम आगे जाकर कुछ फ़ायदा ही नहीं है इसे कंपाइल करके, तो फिर भी हम कंपाइल करते हैं अब इसे। तो अब देखो, ये हमें फिर से एरर दिखा देगा। तो ये देखो, ये बता रहा है क्या, एक्सेप्टेड, यानी कि हमने यहाँ पर एक तो गैप दिया, इसको एक तो वो समझ में नहीं आ रहा, या तो ये आइडेंटिफायर है या फिर क्या वैल्यू दी है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है इस कंपाइलर को। इसलिए वो बोल रहा है कि 2 वैल्यूज़ आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते एट ए टाइम, इंटीजर जो भी आप ये ले रहे हो डाटा टाइप। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने गैप दिया था, तो यहाँ पर देखो 1 2, यानी कि अब मैंने इसका गैप हटा दिया, तो यहाँ पर 12 हो गया। तो ये करेक्ट है हमारी वैल्यू। अब यहाँ पर हम सेव करके इसको अभी रन करेंगे, तो ये देखो हमारे सपोर्ट करेंगे इंटीजर डाटा टाइप को। तो यहाँ पर देखो हमारे को 12 की वैल्यू मिल गई है इंटीजर की। तो ऐसे कुछ सपोर्ट करता है, यानी कि एक वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो इस डाटा टाइप्स की हेल्प से। उन्हें हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहते हैं। अब देखते हैं हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की रेंज और उनकी साइज के बारे में। तो अगर हम बात करें कैरेक्टर अनसाइन की, तो ये 0 to 255 तक आता है इसका जो रेंज है, और ये खाली साइज लेता है 1 बाइट। अब बाइट वगैरह क्या होता है वो हम आगे देख रहे हैं। अब साइन कैरेक्टर की बात करें
तो -128 टू +128 27 तक आएगा, सॉरी 127 तक आएगा। और वही अनसाइन इंट की बात करें तो 0 to 65,535 तक आएगा वो। और ये स्टोर करता है 2 बाइट्स। इंटीजर क्या करता है, 2 बाइट स्टोर करता है। वही लॉन्ग इंट क्या करेगा, 4 बाइट स्टोर करेगा। और इनकी वैल्यू देखो 0 to 429496729 तक आएगी। तो ये बहुत लंबी वैल्यू है लॉन्ग की। अब वही लॉन्ग जो डबल है वो उससे डबल हो जाएगा, तो उसकी साइज़ क्या होगी बाइट्स की, 10 बाइट्स तक ये वैल्यू स्टोर करने को सक्षम है। अब वही डबल जो नॉर्मल डबल है उसको 8 बाइट की वैल्यू स्टोर करने में सक्षम है। और ये रेंज क्या देगा 1.7e -308 टू 1.7e +308, तो ये वैल्यू स्टोर करेगा। अब फ्लोट की वैल्यू क्या होगी 3.4e -38 टू 3.4e +38। और ये साइज क्या लेगा इंट की, जो बाइट की जो साइज होगी उसकी वो लेगा 4 बाइट्स। चलिए प्रोग्राम के थ्रू जानते हैं कि बाइट्स में जो भी रेंज होती है वो कैसे काम करती है प्रोग्राम के अंदर, या फिर कहे तो बाइट्स के बाहर जाने से हमारा प्रोग्राम क्या रन होगा या फिर नहीं। तो अब देखो ये कैरेक्टर मैंने लिया है, कैरेक्टर 125, ए की वैल्यू मैंने जो वेरिएबल था उसके अंदर जो वैल्यू ली है 125 ली है। तो अब देखेंगे इसको रन करके कैरेक्टर की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर देखो अब कैरेक्टर को हम रन करते हैं। तो जैसे ही कैरेक्टर को रन करेंगे अब वैल्यू क्या आई है, अब वैल्यू आई है कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस आई है। तो अब देखेंगे कि एस्काई कोड में हमारी वैल्यू जो है वो क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पर देखो जो एस्काई कोड है वो हमारी वैल्यू क्या थी 125। तो यहाँ पर देखो 125 की वैल्यू क्या है एस्काई कोड में, वो कर्ली ब्रेसेस है। तो ऐसे काम करता है कैरेक्टर एक जावा प्रोग्राम के अंदर। तो जो भी हम एस्काई कोड के थ्रू हम इसे रन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरी कोई वैल्यू लेकर कैरेक्टर की। तो अब कैरेक्टर की वैल्यू हम सपोज देंगे 50। तो 50 देखो यहाँ पर 50 की वैल्यू क्या आती है देखो। अब यहाँ पर रन किया इसको, रन करने के बाद देखो 50 की वैल्यू क्या आई, 50 की वैल्यू आई 2। तो 2 क्यों आई, तो यहाँ पर देखो एस्काई कोड के अंदर जाएंगे। एस्काई कोड के अंदर ये देखो जो भी 49 से हमारे 1 2 3 जो डिजिट है 9 तक वो चालू हो गए हैं। तो अब यहाँ पर 50 की वैल्यू है 2। तो ये बराबर है। जो भी कैरेक्टर होता है जावा के अंदर वो क्या करता है एस्काई कोड की वैल्यूज़ को बताता है, यानी कि डोनेट करने का या फिर कहे डिटेक्ट करने का काम करता है एस्काई कोड को, जो भी हम कैरेक्टर के थ्रू लिख सकते हैं। अब इसी वैल्यू का हम थोड़ा बढ़ा देते हैं 130 करेंगे। तो 130 देखो अब हमने तो रेंज देख ली कैरेक्टर की कितनी रेंज है। अब कैरेक्टर की रेंज हमें पता है 127 तक हमारी कैरेक्टर की रेंज है। तो अब देखो आउटपुट में क्या आ गया, तो आउटपुट में देखो क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क यानी कि वो बोल रहा है आप लिखना क्या चाहते हो या फिर क्या लिखा है आपने। तो यहाँ पर देखो 130। तो जो भी हमारी कैरेक्टर की वैल्यू थी 130 की, तो जो भी हमारा कैरेक्टर है एक्चुअली में 127 तक की वैल्यू को पकड़ सकता है, जो भी एस्काई कोड की होती है। चलिए अब हमने कैरेक्टर एंड इंटीजर के जो रेंज थी तो देख लिया। अब हम देखते हैं फ्लोट एंड जो कि डबल है हमारा की रेंज देखेंगे हम। चलिए पहले फ्लोट की रेंज देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे कि फ्लोट को एंड जो डबल होता है हमारा उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर देखो मैंने क्लास लिया है पहले जैसे हेलो और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन
स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हमें डालने हैं वो इसमें डाले और वो मेथड्स रन होंगे यहाँ से, जो भी हमने मेन मेथड से हमारे रन होंगे। अब वो मेथड्स एंड आर्ग्यूमेंट्स का है वो है फ्लोट, डबल, जो कि हम प्रिंट PLN के थ्रू हम कर रहे होंगे, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर है देगी। तो यहाँ पर देखो फ्लोट A इक्वल्स टू, तो हमने लिया है फ्लोट का वैल्यू। जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि फ्लोट की वैल्यू आप तभी इनिशियलाइज कर पाते हो जब आप उस वैल्यू के पीछे आखिर में जो F लिखते हो, तभी आप फ्लोट की वैल्यू इनिशियलाइज कर पाते हो। वैसे ही डबल के लिए, डबल डाटा टाइप क्या होता है, डबल के लिए पॉइंटर एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। डबल में क्या होता है, आप कितनी भी बड़ी वैल्यू लो बट वो क्या होनी चाहिए, वो पॉइंट में होनी चाहिए। यहाँ पर देखो के लिए डबल की, बट वो क्या है, एक वैल्यू के बाद वहाँ पर पॉइंट से वैल्यू चालू होगी, पॉइंट्स बाद वैल्यू चालू होगी। तो वैसे हम डबल को भी इनिशियलाइज करते हैं जावा के अंदर। तो चलिए आप जान लेते हैं बिट्स एंड बाइट्स क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ दो ही वैल्यूज़ पता होते हैं, या तो 0 या फिर 1, यानी कि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है सिर्फ, और वो होती है बाइट्स कोड में। तो बाइट्स कोड में यानी कि 0-1 में, तो 0-1 एक ऐसी वैल्यू है जो कि कंप्यूटर के अंदर, और बिट्स यानी कि वही वैल्यू या तो उसमें 0 स्टोर होगी या फिर वो 1 स्टोर होगी, डिपेंड ऑन अ मेमोरी एंड डाटा टाइप। तो डाटा से हमें पता चलेगा कि वो 0 रन होगी या फिर 1 होगी। तो अगर वैल्यू का जो ये होगा इनपुट होगा, अगर यस में होगा तो 1 होगी, अगर नो में होगा तो वो 0 होगी। इसे हम बुलियन वैल्यू भी कहते हैं, जो यस नो वैल्यूज़ होती है, ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन वैल्यू भी कुछ इस तरह ही काम करती है हमारे डाटा टाइप में, या फिर कहे हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेज में। अब बाइट्स क्या होते हैं, अब बाइट्स इज जस्ट 8 बिट्स एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो बाइट्स क्या होता है, तो 8 बिट का मिलकर एक बाइट बनता है, जो कि सबसे कम मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर में, जो कि हमारे सिस्टम में स्टोर होती है। कभी भी 8 बिट एक बाइट बनती है, और एक बाइट मेमोरी जो है, जो सबसे कम है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो एड्रेस एज अ एड्रेस स्टोर की जाती है कंप्यूटर सिस्टम में। जो भी हम कुछ भी डाटा या फिर कहीं देखते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सब बाइट कोड में ही स्टोर होता है, यानी कि 0-1 के अंदर। यहाँ पर देखो फिगर में 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो यहाँ पर बिट्स दिए हुए 0-1 0-1 0-1। तो ये क्या है, 0 क्या है, बिट है, 1 क्या है, बिट्स है। तो ये सब बिट्स है। तो इसी तरह 8 बिट के मिलकर एक बाइट बनती है। अब चलिए देखते हैं बीट्स के रिवॉल्यूशन को। तो बीट्स का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, ये देखो निबल है, निबल कहाँ से बना है, 4 बीट से। तो आपने आपके 10th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी चैप्टर देखा होगा, तो उसमें अगर हम 2 सिक्के को उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। तो उसी तरह 4 बीट्स में, हर बीट्स में एक 4 बिट्स का 0-0 होता है, यानी कि 4 वैल्यू होती है बाइट्स की 0-1, तो उसमें वो वैल्यू स्टोर होती है। तो उसकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या आती है 4 बिट्स की, 16 आती है। तो इसी तरह उन 16 प्रोबेबिलिटी से मिलकर जो एक बीट बनता है, या फिर कहे एक प्रोबेबिलिटी बनती है, उसे जो जो प्रोबेबिलिटी नहीं बोल सकते हम, यहाँ पर 16 पॉसिबिलिटीज़ को हम बोल सकते हैं डाटा टाइप स्टोरेज कैपेसिटी। जो कैपेसिटी बनती है डाटा टाइप की स्टोरेज कैपेसिटी मेमोरी के अंदर, उसे हम बोलते हैं निबल, जो कि बनता है 4 बीट से। तो उसी तरह किलो बाइट्स कैसे बनता है, तो ऐसे ही निबल होते हैं
जो कि निबल में 4 बिट्स होते हैं, उसी तरह 1024 बाइट्स का जो बनता है मिलकर बिट्स का मिलकर बनता है, उसे हम किलो बाइट बनते हैं, यानी कि केबी। तो उसी तरह अब एमबी कैसे बनता है, इसी तरह के 1024 किलो बाइट्स का मिलकर एक एमबी बनता है। और जीबी भी उसी तरह मेगाबाइट्स के उतने ही मेगाबाइट्स का बनकर एक जीबी बनता है। और उसी तरह टेराबाइट यानी टीबी। तो यहाँ पर इनका यूज़ किस लिए होता है, तो हमारे पहले जो गाने वगैरह होते थे वो एमबी के फॉर्म में स्टोर होते हैं, जो भी हम म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं। और जो भी हमारा पेपर वगैरह होता है वो केबी में स्टोर होता है। यह भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप देख रहे हो, अगर आपका पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स है कोई, तो वो स्टोर किस में होगा, वो होगा केबी में। और एमबी में क्या होगा, हमारे गाने या फिर कहो रिकॉर्डिंग या फिर दूसरा कुछ जो भी हम ऑडियो फॉर्म में सुन रहे हैं वो। और जीबी में क्या होगा, जीबी में होगा हमारे डीवीडी, हमारी मूवीज़ वगैरह, जो कि एक बड़े फॉर्मेट में होती है, तो उसके जीबी में स्टोर होगा। और जीबी किस में यूज़ की जाती है, मोबाइल के इसमें। और जो भी हमारा पेन ड्राइव वगैरह होता है उसमें हम जीबी का पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। अब टेराबाइट किस में यूज़ होता है, टेराबाइट यूज़ होता है ऐसे बड़े बड़े जो स्टोरेज कैपेसिटर होते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखते हैं एक कंपनी के लिए। सपोज अगर हमने जीमेल अकाउंट खोला है जीमेल पे, गूगल पे, तो गूगल का क्या होगा, एक टेराबाइट सिस्टम होगा, जिसके अंदर हमारा ये सारा डाटा है, ये दुनिया भर का डाटा क्या होगा, स्टोर होगा। तो टेराबाइट क्या बनता है, वैसे ही 1024 जीबी का जो एक यूनिट होता है उसे क्या करते हैं, एक टेराबाइट बनता है। तो इसका जो रिवॉल्यूशन आया था वो 2007 में आया था। तो अब जान चुके हैं हम जो भी बाइट्स का रिवॉल्यूशन कैसे होता है। अब चलिए देख लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो हम बेसिकली अब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को डीपली नहीं जानेंगे, क्योंकि हम आगे जो एरेज वगैरह चैप्टर आएंगे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के, तो उसमें हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को डीपली स्टडी करेंगे। बट आपको मैं फिर भी बता देता हूँ ऊपर से कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में क्या होता है, जो कि हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में जो वैल्यू थी या फिर कहे डाटा टाइप्स थे, वो क्या थे, यूज़र डिफाइंड नहीं थे या फिर कहे प्री डिफाइंड थे। तो इसमें क्या होता है, यूज़र को डिफाइन करना पड़ता है उन डाटा टाइप्स को। तो इसीलिए नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट बनाकर उस मेमोरी को स्टोर करना पड़ता है, जो मेमोरी होती है हीप के फॉर्म में। हीप के फॉर्म में मतलब क्या, आपने अगर फीचर्स का हमारा जो चैप्टर 2 देखा होगा, जावा के फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने बात की थी जावा इज़ अ रोबस्ट लैंग्वेज। तो रोबस्ट लैंग्वेज क्यों थी वो, तो उसमें क्या था, डाटा जो था तो खुद के लिए क्या करता था, एक स्पेस बनाता था मेमोरी में, खुद के लिए स्पेस बनाता था। और उस मेमोरी को हम कभी भी यूज़ में ला सकते थे बाद में। तो ऐसा जो इसी वजह से जो है वो खासियत है जावा प्रोग्रामिंग की, कि वो जो प्रोग्राम है वो स्टोर होके रखता है खुद के लिए। तो इसीलिए जो स्टोरेज होता है जावा प्रोग्राम के लिए वो हीप के फॉर्म में होता है, हीप मेमोरी, क्योंकि ये जो जावा का प्रोग्राम है खुद के लिए बनाता है एक सिस्टम के अंदर हमारे प्रोग्राम को रखने के लिए। और जावा प्रोग्रामिंग ऑल नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर सिंपली कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्रिएटेड बाय इंस्टेंटिंग क्लास, है ना। हम क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जो सभी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जावा प्रोग्रामिंग में, वो सभी क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
तो बेसिकली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट किसकी थ्योरी है? ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में। क्लासेस और ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में सीखे होंगे। तो बेसिकली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या है? कीवर्ड्स है ना। तो क्लासेस क्या है? क्लास इन जावा इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये देखो, ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, यानी कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। It is created by user. It acts the template that data which consist of member, variable and methods. तो ये किससे बनता है? वेरिएबल्स एंड मेथड से हमारा क्या बनता है? एक क्लास बनता है। और क्लास के अंदर क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्ट इज द वेरिएबल ऑफ द क्लास, है ना। हमने क्या देखा था अभी? इंट को या फिर कहे फ्लोट को जो हम इनिशियलाइज करते थे, वो कैसे करते थे? वो हम क्या करते थे? डाटा टाइप लेते थे पहले। डाटा टाइप लेने के बाद हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे ए बी सी डी, और उसके अंदर जो वैल्यू हमें फ्लोट की रखनी है या फिर इंटीजर की रखनी है, उसके थ्रू हम रख देते थे। तो उसी तरह क्लास बनाकर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाकर हम क्या करते हैं? इन मेथड्स को इनिशियलाइज करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। तो विच एक्सेस कैन बी द एलिमेंट ऑफ अ क्लास। तो मेथड है वेरिएबल। तो क्या होता है? क्लास जो है हमारा, क्लास के अंदर क्या होता है? हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। और ऑब्जेक्ट किससे बनता है? मेथड्स एंड वेरिएबल्स से हमारा ऑब्जेक्ट पूरा बनता है। इसीलिए हमारा जो जावा का प्रोग्राम है वो बनता है पूरा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू, है ना। यानी कि मेथड्स एंड डाटा टाइप वेरिएबल्स के थ्रू हमारा जो होता है वो हमारा जावा का प्रोग्राम बनता है। तो अब देखते हैं इंटरफेस क्या होता है, जो कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है हमारा। अब इंटरफेस इज अ स्मॉलर टू क्लास, हाउएवर the only difference is its method are abstracted by default। यानी कि इसके जो मेथड्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट यानी कि छुपाए गए होते हैं। डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से छुपाए गए होते हैं कुछ मेथड इंटरफेस के अंदर। एज इंटरफेस हैज ओनली द फाइनल वेरिएबल एंड मेथड डिक्लेयर, यानी कि जो सिर्फ हमें दिखाना है वही मेथड्स एंड वेरिएबल इंटरफेस में हमें दिखाए जाते हैं एज आउटपुट। इट्स आल्सो कॉल्ड अ फुल्ली एब्स्ट्रैक्टेड क्लास। तो एब्स्ट्रैक्टेड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्या है? तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट सीखेंगे। ऑब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो ये सब कंसेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। अब इसके नोट्स पढ़ लेते हैं। If the class implements the interface, it must implement all the methods of that interface, है ना। It not we must declare the class as a distract। अब इसमें सिंपली क्या बताया गया है? जैसे कि हम क्लास बनाते हैं, क्लास किससे बनता है? मेथड्स एंड जो वेरिएबल होते हैं उनकी बदौलत क्या बनता है? हमारा क्लास बनता है। और क्लास के अंदर हमें वैल्यूज़ को कॉल करने के लिए या फिर उन मेथड्स को कॉल करने के लिए क्या करना होता है? फिर से वैल्यूज़ एंड मेथड का यूज़ करना पड़ता है। इसके बदौलत क्या बढ़ता है? हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। बट इंटरफेस में ऐसा नहीं होता। इंटरफेस में क्या होता है? डायरेक्टली जो हमारी मेन मेथड से या फिर कहे हमारे वेरिएबल से वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं एंड वही वैल्यू या फिर कहे वही वेरिएबल एंड मेथड्स कॉल किए जाते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं जावा के अंदर। अब ये समझ में आया आपको इंटरफेस क्या है? अब समझते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग एक बेसिकली आप समझ सकते हो सीक्वेंस और ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट्स। तो आप अल्फ़ाबेट बोलो, ग्रुप ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, तो ये सही रहेगा स्ट्रिंग के लिए। तब भी हम ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल जो हमारा कोर्स पूरे हेलो वर्ल्ड है ETC, है ना। जो भी स्ट्रिंग होता है ये क्या करता है? एक
ग्रुप होता है कैरेक्टर्स का, जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो एक ग्रुप होता है। अब एरेज क्या होता है? एरेज होता है उसी तरह इंटीजर और नंबर्स का ग्रुप, है ना। एरेज इज द ग्रुप ऑफ अ नंबर और अ इंटीजर, है ना। तभी हम अब इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। द एरे इज द डाटा टाइप विच कैन स्टोर मल्टीपल होमोजीनियस वेरिएबल्स। अब मल्टीपल होमोजीनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब वेरिएबल्स हमने पढ़ा जो हम इनिशियलाइज करते हैं इंटीजर को, डबल को। अब एरेज में वैसा नहीं होता। अब एरेज में कैसा होता है? आप 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हो और उनको वैल्यूज़ भी दे सकते हो, जो हम एरेज में पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। तो वेरिएबल ऑफ अ सेम टाइप इज अ सीक्वेंस, दे आर स्टोर इन द इंडेक्स मैनेजर स्टोरिंग विथ इंडेक्स 0। द वेरिएबल कैन बी आइदर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो इसमें क्या आएंगे वेरिएबल्स? एक तो प्रिमिटिव भी आ सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव आ सकते हैं। इसमें क्या है? एरेज में 2 कंसेप्ट है। एक है 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे एंड सिंगल डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल, ये दोनों ही हम यूज़ में लाएंगे, 1 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। तो इसको भी हम बाद में देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में।